ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो। कल धूम के बारे में हमने चर्चा की थी। धूम जो प्रकाशक उपग्रह कहलाते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। धूम का स्पष्ट किस तरह से निकालते हैं, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। आज हम एक बार उसको मैं फिर से पुनरावृत्ति करके 2 मिनट में, और फिर मैं अगले श्लोक की ओर बढ़ रहा हूँ। ये आप सभी को दिखाई दे रही होगी स्क्रीन। जी। दिखाई देखिए, दे रही। हाँ, आढ़ योग त्रियंश है, अर्थात तृतीयांश है। विश्व भाग ही त्रयोदशांश ही चतुर्भई चतुर्थांश सहित युक्त स्पष्ट सूर्य है। अर्थात 4 राशियों से युक्त और 13 अंश 20 कला को जोड़ दिया जाए इष्ट सूर्य के स्पष्ट में, तो हमको धूम का स्पष्ट मिल जाता है। आज इसके ऊपर मैंने काफी कार्य किया आप लोगों के लिए। अ, ये जो धूम इत्यादि ग्रह हैं, उपग्रह कहा गया है इनको। इससे संबंधित एक श्लोक भी मिलता है, फल दीपिका एक ग्रंथ है, फल दीपिका आचार्य मंत्रेश्वर जी का। उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि नमामि मांदिम यम कंटाख्यम अर्ध प्रहारम भुवि काल संज्ञम धूम व्यतिपात परिध्यभिख्यान उपग्रहान इंद्रधनुष केतून। यानी मांदी, यम घंटक, अर्ध प्रहार, काल, धूम, व्यतिपात, परिधि इसको परिवेश भी कहा जाता है, इंद्रधनु इसको इंद्रचाप भी कहा जाता है, और उपकेतु उपकेतु, इन नव उपग्रहों को मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्य मंत्रेश्वर ने फल दीपिका में ऐसा कह करके ये जो अप्रकाशक उपग्रह हैं, है ना, ये अप्रकाशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार सूर्य इत्यादि, चंद्र इत्यादि, मंगल, भौम इत्यादि, बृहस्पति, शनि इत्यादि जो ग्रह हैं हमारे, जिस प्रकार वो दिखाई देते हैं संचरण करते हुए, उसी तरह से उस प्रकार से ये धूम इत्यादि जो नव उपग्रह हैं, ये कभी दिखाई नहीं देते। और कभी दिख भी जाएं, है ना, धूम जैसे धुआं है, धुएं के रूप में अगर दिख भी जाएं, तो कहा जाता है कि भयंकर कोई उपद्रव विश्व में होता है। तो धूमकेतु इत्यादि आपने नाम पहले भी सुने होंगे। धूमकेतु ये सब वही चीजें हैं, और इनका ज्योतिष में फलित में बड़ा योगदान है। हम लोग आमतौर पर अपने फलित ज्योतिष में इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अगर इनका प्रयोग किया जाए तो आपके फल में बहुत सटीकता आ जाती है। तो आज जो 62वां श्लोक है, और जो पिछला हमने धूम की गणना की थी, ये उसी से कनेक्टेड है। हमने धूम का स्पष्ट निकालना सीख ही लिया है। क्या करना है, कुछ नहीं करना। उसमें जो वर्तमान हमारा इष्ट सूर्य स्पष्ट है, बस उसमें 4 राशि, 13 अंश और 20 कला जोड़ देना है। मैं आपको रिपीट कर दूंगा आज फिर से। पहले हम 62वां श्लोक पढ़ लेते हैं। धूमो मंडलतः शुद्धो व्यतिपातोऽत्र शोषध सषड्भोत्र व्यतिपात है परिवेशो अति दोषकृत। पाराशर जी कह रहे हैं कि धूमो मंडलतः शुद्धो, जो धूम स्पष्ट आपके पास आया है, उस धूम स्पष्ट को मंडल से, मंडलतः, तह तसिल प्रत्यय का प्रयोग है यहाँ पर। जिस शब्द के अंत में तसिल प्रत्यय का प्रयोग लग जाए उसका अर्थ से होता है। पंचमी विभक्ति के स्थान पर हम इस तसिल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रहतः, घर से, है, मैं कहूँ लखनऊतः, लखनऊ से। और आप जहां जहां के हैं वहां वहां से आप तहा प्रत्यय का प्रयोग लगा देंगे तो पंचमी विभक्ति से युक्त शब्द बन जाता है। जैसे अहमदाबाद तह, व्यास जी अगर बोले कि अहम अहमदाबाद तह अस्मि, मैं अहमदाबाद से हूँ, है ना। इसी तरह से सम्राट जी बोले कि अहम सिद्धार्थ नगर तह अस्मि, मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ, तो तहा जो है वो तस्लीय प्रत्यय होता है। तो तसिल प्रत्यय का प्रयोग इसीलिए किया जाता है। अब मंडल शब्द में आप पंचमी विभक्ति लगाएंगे, इसके रूप चलाएंगे तो आपको कठिनाई होगी, तो तसिल प्रत्यय का प्रयोग करना आसान होता है। तो धूमो मंडलतः, मंडल से, शुद्धो शुद्ध करके, धूम को मंडल से शुद्ध करके, व्यतिपातो अत्र दोषदः, आपको व्यतिपात मिल जाता है। अत्र माने यह, यहाँ पर फिर आपको व्यतिपात मिल जाता है, और वो क्या है, दोषदः,
दोष दह माने देने वाला है आपको, वो भी दोष देने वाला है। अब इसकी गणना हम लोग करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना, मंडल शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर, जो पूरा राशि मंडल है हमारे पास, कुल राशि मंडल कितना है, 12 है ना। तो 12 में से उसको शुद्ध करना है, माने माइनस करना है, घटाना है। जो आपको धूम स्पष्ट मिला है अ, उसको आपको घटा देना है 12 राशियों से। तो जो आपको मिलेगा स्पष्ट, वो कहलाएगा व्यतिपात, वो भी दोषप्रद होता है। अगली पंक्ति में देखिए, स षड्भो अत्र व्यतिपात है। अब ये जो व्यतिपात आपको मिला है, इसको यदि आप षड, षड मतलब छह, भ कहते हैं राशियों को, है ना, छह राशियों के स कहते हैं सहित कर दें, इसको जोड़ दें आप इसमें, तो अत्र व्यतिपात। तो ये जो व्यतिपात है, ये किस में बदल जाता है, परिवेशो अति दोषकृत, ये परिवेश में बदल जाता है। यानी क्या अर्थ निकला यहां से, कि जो स्पष्ट आपको मिला, उसको आपने 12 राशियों से शुद्ध कर लिया, घटा लिया, तो बल गया आपका व्यतिपात। अब उस व्यतिपात के स्पष्ट में आपने 6 राशियों को और जोड़ दिया, तो बन गया आपका परिवेश। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक सूर्य का भोगांश लिखा है, सूर्य स्पष्ट लिखा है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। 10 राशि, ऊपर मैंने एस लिख दिया है, एस फॉर साइन। तो 10 साइन, 10 साइन और 15 डिग्री एंड 23 मिनट, इसको हम पढ़ रहे हैं। 10 राशि का भोग सूर्य कर चुके हैं, और अगली 11वीं राशि में 15 अंश और 23 कला का उन्होंने भोग कर लिया है। ये हमारा इष्ट सूर्य स्पष्ट है। अब इस सूर्य स्पष्ट में जब हम 4 राशि और 13 कला, 13 अंश और 20 कला जोड़ देते हैं, तो हमको मिल जाता है 14 राशि, 28 अंश और 43 कला। अब चूंकि 14 राशियां 12 राशियों से अधिक हो गया है, तो हम 12 राशियों को माइनस कर देंगे इसमें। तो जो कुल स्पष्ट बचा हमारा, वो बचा 2 राशि, 28 अंश, 43 कला। ये हमारा हो गया धूम स्पष्ट। ये हम कल सीख चुके थे, इससे संबंधित किसी को कोई जिज्ञासा नहीं होगी। अब ये जो धूम स्पष्ट हमको मिला है, इस ई धूम स्पष्ट में जब हम इसको 12 में से घटाएंगे, है ना, मंडलतः धूमो मंडलतः शुद्धो, धूम को मंडल से शुद्ध करना है, मंडल मतलब 12 राशि। तो 12 राशि से इसको घटाना है। देखिए मैंने 12 राशि लिख दिया है ऊपर, 12 राशि, पूर्ण 12 राशि, इसमें कोई अंश नहीं, कोई कला नहीं, पूरी पूरी 12 राशि में से ये जो मेरा धूम स्पष्ट आया है, 2 राशि, 28 कला, 43 विकला, इसको मैंने नीचे लिख दिया है। अब मैंने इसको घटाया, देखिए कैसे घटाएंगे। अब डबल शून्य है ऊपर, जीरो, वहां से 43 विकला कैसे, कला कैसे घटेंगी। तो मैंने क्या किया, एक राशि से इधर एक उधार ले लिया, इधर अंश की तरफ। एक राशि में कितने अंश होते हैं, 30 अंश होते हैं। तो यहाँ पर 11 राशि बची, और यहाँ आकर के कितनी राशि हो गई, 30 अंश, 30 अंश हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब 30 अंश में से मैंने एक अंश और उधार ले लिया इधर। तो एक अंश उधार लेने के बाद यहाँ पर हो गया, एक अंश में होती है 60 कला, तो यहाँ पर 60 हो गया। तो ऊपर का जो सिनेरियो हमारा हुआ, वो कुछ इस तरह से हुआ। यहाँ 11 राशि हो गई, यहाँ 30 अंश हो गया, 30 में से हम एक इधर ले गए अंश, यानी कि 60 कला ले गए, तो वहां बचा 29 अंश, और यहाँ हो गया 60 कला। अब देखिए 60 में से 43 घटाया तो 17 बचा, ये कला आ गई आपकी। यहाँ 29 अंश था, 29 में से 28 अंश घटाया तो एक अंश बचा। वहां पर 11 राशि बची थी, तो 11 में से 2 राशि आपने माइनस की, तो आपको मिली 9 राशि। तो ये 9 राशि भोगने के बाद, और अगली 10वीं राशि में भी कितने अंश, एक अंश और 17 कला। ये जो स्पष्ट आया है, इसी को हम कह रहे हैं व्यतिपात। क्लियर है सभी को, मैं समझता हूं कोई शंका नहीं होनी चाहिए इसमें। अब ये जो व्यतिपात हमको मिला है, इस व्यतिपात में अगर हम 6 राशि और जोड़ दें, देखिए इसी व्यतिपात को मैंने नीचे लिख दिया है दोबारा, 9 राशि, एक अंश, 17 कला, इसमें मैंने 6 राशियों को ऐड कर दिया है, पूरी पूरी 6 राशि, ना कोई अंश ना कोई कला, पूर्ण 6 राशि को मैंने जोड़ दिया इसमें। तो मुझको मिल गया 17 का 17 ऐसे ही आ गया, एक का एक यही आ गया, और 9 और 6 हो गया 15। अब 15 राशि तो 12 राशि से ज्यादा हो गया, 12 राशि से ज्यादा मान नहीं हो सकता। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, 15 में से 12 को माइनस कर देते हैं। तो 12 निकाल दिया आपने, तो क्या कितना बचा आपको, 3 राशि बचा, उधर एक अंश बचा, और ये 17 कला बचा, यानी 3 राशि तो कंप्लीट भोग चुके।
तो 3 राशि भोगने के बाद में अगली राशि यानी चौथी राशि में 1 अंश और 17 कला पर कौन सा योग बना? परिवेश योग बना। तो ये धूम, व्यतिपात और परिवेश की गणना इस तरह से हम करते हैं। इसको हम एक पत्रिका के माध्यम से और देखते हैं, आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। सर देखिए ये अभी मुझे पूरा करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा आप। 31 जुलाई 1979 9:35 पर, ये मैंने सूर्य स्पष्ट इस कुंडली के माध्यम से लिखा है यहाँ पर। उस जो सूर्य स्पष्ट था इस समय, वो 3 राशि 13 अंश 48 कला और विकला कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए 3 राशि का भोग कर चुके हैं सूर्य। सूर्य स्पष्ट से हमको ये पता चल रहा है देख करके कि 3 राशि भोग चुके हैं, और तीसरी राशि से जो अगली राशि है, कौन सी राशि होती है? कर्क। तो कर्क राशि में 13 अंश 48 कला पर सूर्य है। तो तीसरी राशि से अगली राशि पर यानी कर्क राशि में 13 अंश 48 कला पर आप जन्म पत्रिका में देख सकते हैं, कर्क राशि में सूर्य की स्थिति दिखाई गई है। अब देखिए, अब हमें यहाँ से धूम स्पष्ट निकालना है। तो हम जानते हैं कि तात्कालिक सूर्य स्पष्ट में जब हम 4 राशि 13 अंश और 20 कला जोड़ देते हैं तो हमको धूम स्पष्ट मिल जाता है। हमने 4 राशि 13 अंश 20 कला को जोड़ दिया, 48 में 20 जोड़ा तो हमको मिला 68। अब 68 कला तो 60 से ज्यादा हो गई है, तो क्या करेंगे? 60 के बराबर 1 अंश उधर ले जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर कितना हो गया? 14 अंश हो गया। वहां पर बचा 8 कला। अब देखिए 14 अंश और 13 अंश कितने होते हैं? 27 अंश। वो हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। और उधर 3 और 4 राशियों को मिला करके कुल योग बना 7 राशि। यानी 7 राशि भोग करने के बाद अगली 8वीं राशि में 27 अंश और 8 कला पर ये जो स्पष्ट हमको मिला है ये धूम स्पष्ट है। तो 8वीं राशि में 27 अंश 8 कला पर, इसका अर्थ ये निकाला जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं निकालेंगे कि 7वीं राशि में 27 अंश 8 कला। इसका मतलब है कि स्पष्ट ये कहता है कि इतना भोग हो चुका है, मतलब 7 राशियां पूरी भोगी जा चुकी हैं। और अगली 8वीं राशि में 27 अंश 8 कला पर, देखिए 8वीं राशि मतलब यहाँ पर तृतीय भाव में इनके धूम की स्थिति बनती है इस जन्म पत्रिका में। अब धूम स्पष्ट जो हमको मिला, यदि हम इस धूम स्पष्ट को 12 राशियों में से माइनस कर दें, है ना, धूमो मंडलतः शुद्धो, धूम को मंडल से शुद्ध करना है। मंडल मतलब 12 राशियों का एक भगण पूरा। तो 12 में से हमने इस धूम स्पष्ट को माइनस कर दिया है। यहाँ पर लिख करके मैंने देखिए 12 राशियां लिखा है ऊपर, और पूरा पूरा कोई कला नहीं, कोई अंश नहीं इसमें। और घटाने के बाद में मुझको मिल गया, अब 0 में से 8 नहीं जाएगा तो वही तरीका अपनाया है। 12 राशि है, एक राशि हमने उधार ले ली इधर, वहां बची 11 राशियां, यहाँ हो गया 30 अंश, क्योंकि एक राशि में 30 अंश होते हैं। अब 30 अंश हो गया तो यहाँ से एक अंश हम इधर ले गए, यहाँ हो गया 60 कला, वहां पर बचा 29 अंश। तो 60 कला में से 8 घटा दिया तो आपको 52 कला मिल गया। वहां रह गया 29 अंश, 29 में से 27 अंश को आपने माइनस किया तो आपको मिला 2 अंश। वहां बचा 11 राशियां, 11 राशियों से 7 राशियां आपने माइनस की तो आपको मिल गई 4 राशियां। तो ये 4 राशियां भोग, 4 राशि 2 अंश 52 कला, ये जो स्पष्ट आया ये व्यतिपात है। तो 4 राशियों के बाद यानी कि 5वीं राशि में, तो 5वीं राशि कहाँ है इनकी? सिंह, ये यहाँ पर 12वें भाव में, 12वें भाव में व्यतिपात की स्थिति बनी है इनकी, है ना। आगे देखिए, अब इसी व्यतिपात के स्पष्ट में आप 6 राशियां आप और जोड़ देते हैं तो आपको परिवेश मिल जाता है, तीसरा उपग्रह मिल जाता है। ये मैंने जोड़ दिया, 52 का 52 ऐसे ही आ गया, 2 अंश का 2 अंश ऐसे ही आ गया। 4 राशियों में बस 6 राशियां मैंने जोड़ दिया, 6 और 4 10 राशियां हो गया। तो 10 राशि का भोग करने के बाद यानी 11वीं राशि में 2 अंश 52 कला पर, 11वीं राशि कहाँ है? छठे भाव में है। तो छठे भाव में परिवेश की स्थिति यहाँ पर बन चुकी है। तो इस तरह से हम धूम स्पष्ट, व्यतिपात स्पष्ट और परिवेश स्पष्ट को निकाल लेते हैं। धूम के बारे में जो हमारे आचार्य मंत्रेश्वर जी हैं, उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि जो धूम उपग्रह होता है वो उष्ण माने अग्नि को प्रकट करता है। धूमे संततम उष्णम स्याद अग्निर्भीतिर मनोव्यथा व्यतिपाते मृग भयम चतुष्पान मरणम तुवा। इसका मतलब है कि धूम से संततम उष्णम स्यादम अग्निर्भीति, अग्नि से भीति, अग्नि से भय, है ना। और उष्णतम, उष्णतम कहते हैं उष्णता को, अग्नि को।
तो अगर जिस हम्म। भाव में धूम बन जाए उस हम्म। भाव में अग्नि विस्फोट माने अग्नि से भय, हाँ। उस धूम के कारण अग्नि से भय या उष्णता, अग्निकांड हो जाता है। अब कैसे पता चले अग्निकांड कैसे होगा? क्योंकि धूम जो है वो उपग्रह है, ग्रहों की भांति उपग्रहों की तो दशाएं नहीं चलती है ना। तो हम्म। इसके इसके बारे में भी आचार्य मंत्रेश्वर ने लिखा है कि एते यद भाव सहितः तदशायाम फलम वदेत, है ना। हम्म। ये जिस भाव में स्थित हो उसके अनुसार उसका फल हमको वदेत माने बोलना चाहिए। क्योंकि उपग्रहों की सूर्य हम्म। आदि जो दशाएं चलती हैं, लेकिन उपग्रहों की धूम हम्म। की कोई दशा नहीं चलती, केतु की कोई दशा नहीं चलती। तो धूम जिस भाव में स्थित है, जैसे इस जन्म पत्रिका में धूम का जो स्पष्ट है वो 7 राशि पार करके अगली राशि में 27 अंश 8 कला पर है, यानी कि वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक हम्म। राशि के अधिपति कौन है? यहाँ पर मंगल है ना। मंगल। तो हम्म। मंगल की महादशा जीवन में जब व्यक्ति के जीवन में चलेगी, मंगल की हम्म। महादशा अथवा अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा, है ना। हम्म। तो मंगल हम्म। अपनी दशा में उस धूम नामक अप्रकाशक उपग्रह का प्रभाव देंगे। हम्म। ठीक है। उसमें भी हम्म। मंगल के अंश देखे जाएंगे क्योंकि मंगल की राशि में है। अब देखेंगे हम्म। मंगल यहाँ पर कैसी स्थिति में बैठे हैं, शुभ स्थिति में है कि अशुभ स्थिति में है। अगर मंगल शुभ स्थिति में हुए तो धूम का प्रभाव बहुत कम होगा, होगा। और अगर मंगल अशुभ स्थिति में हुए तो धूम हम्म। अपना पूरा असर दिखाएगा। अच्छा जी। तो इस तरह से हम धूम नामक प्रकाशक अप्रकाशक उपग्रह की गणना हम्म। करके उसका फलित करते हैं। किसी को कोई शंका इससे संबंधित? नहीं, या बिल्कुल नहीं। किसी साथी को स्पष्ट हो गए और आपके तीनों उपग्रह? और यदि ठीक है, जिस तरह आपने इसमें कहा कि जहाँ मंगल बैठे हैं फिर उनकी स्थिति हम देखेंगे। मान लीजिए मंगल वहीं बैठे होते तो क्या होता उसी राशि में? अब देखिए मंगल, अब ऐसा है, इससे संबंधित अगले सेशन में हम चलेंगे। हर लग्न के ठीक है, ठीक हिसाब है। से हर ग्रह की स्थिति अलग अलग होती है। कोई ग्रह योग कारक होता है, कोई योग कारक नहीं होता, कोई शुभ होता है, कोई अशुभ होता है। तो 12 लग्नों में कौन ग्रह शुभ होता है, कौन अशुभ होता है, ये हम विस्तार से अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। बृहत पाराशर ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। बृहत जातकम में ठीक वराह है, में ठीक है। लिखा है। आचार्य मंत्रेश्वर ने फल दीपिका में बहुत कुछ लिखा है ना। तो बहुत सारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं उन जी, सबका जी। सार बताकर आपको इससे जो है हाँ निवृत्ति देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप ये बताएं कि इन 3 ग्रहों के स्पष्ट को निकालने में आपको कोई शंका, कोई समस्या, कोई संदेह हो तो मैं इसको फिर से रिपीट कर सकता हूं, अन्यथा मैं अपने इस विषय को यहीं पर रोकता हूं। गुरुजी प्रणाम। जी सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया था, आज किसी कार्य में व्यस्त था। जी जी जी। बस घर पहुंचा तो अब एकदम मैंने लॉग इन किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप 5 मिनट में इसको एक संक्षिप्त रूप में बता सकेंगे। वैसे मेरे को कैलकुलेशन से मोटा मोटा दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ। लेकिन एक बार संक्षिप्त रूप में बता देंगे कि इसका तो ठीक मैं है, बहुत बार और होगी। बोल रहा हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। देखिए सूर्य स्पष्ट में, तात्कालिक सूर्य स्पष्ट में, यहाँ से और समझ लीजिए। तात्कालिक सूर्य स्पष्ट हमारा यहाँ पर 10 राशि 15 अंश और 23 कला है। उसमें हमने 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ा तो हमको मिल गया 14 राशि 23 कला 28 कला 43 अंश। यहाँ पर 12 राशियां से ज्यादा है, 14 राशियां तो होती नहीं है ना, राशि तो 12 होती है। तो 12 राशियों को निकाल दीजिए। तो अगली कौन सी कितनी राशियां बची? 2 राशियां बची। तो 2 राशियां और 28 अंश और 43 कला का भोग हो चुका है। ये धूम है, ये धूम स्पष्ट है। तो धूम स्पष्ट जिस भाव में आए, यहाँ पर तीसरी राशि में आया है। तो तीसरी राशि इस जन्म पत्रिका में, यहाँ पर जन्म पत्रिका नहीं बनाई है मैंने, जैसे मान हाँ लीजिए जी। आगे वाले में देखिए, इसमें धूम स्पष्ट हाँ आया है 7 राशि 27 अंश 8 कला। तो 7 राशि पार करने के बाद अगली राशि में 27 अंश 8 कला पर, यानी कि वृश्चिक राशि में यहाँ पर धूम की स्थिति बनी है ना। हाँ तो जी। धूम का प्रभाव रहेगा यहाँ पर वृश्चिक से संबंधित, मंगल से संबंधित। इसी तरह से धूम स्पष्ट में जब आप इस धूम स्पष्ट को 12 में से घटा देते हैं 12 राशियों से, तो आपको व्यतिपात का स्पष्ट मिल जाता है। व्यतिपात के स्पष्ट में आप 6 राशियां जोड़ देते हैं तो आपको परिवेश का स्पष्ट मिल जाता है। परिवेश के बारे में लिखा है, व्यतिपात के बारे में, जैसे धूम में अग्नि से भय होता है, तो व्यतिपात में लिखा है कि व्यतिपाते मृग भयम चतुष्पान मरणम तुवा। ये लिखा है फल दीपिकाकार आचार्य मंत्रेश्वर ने कि मृग भय, मृग कहते हैं हिरण आदि जो चतुष्पाय जानवर होते हैं, उनसे हम्म। भय होता है। वो सींग वाले जानवर जो हों, जैसे हमारे एक रिलेटिव थे, उनको नील गाय ने टक्कर मार दी थी, है ना, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो जानवर से मृत्यु होना तो कहीं ना कहीं संभव है
कि व्यतिपात का प्रभाव उनकी जन्म पत्रिका में बन रहा हो। तो व्यतिपात यहाँ कौन सी राशि में बने हैं? देखिए 4 राशि का भोग कर लिया है, यानी कि 5वीं राशि में सिंह ये राशि में। सिंह में सूर्य के घर हाँ में। तो हो हाँ सकता है कि सूर्य की दशा चल रही हो। सूर्य यहाँ पर उतने शुभ नहीं है क्योंकि द्वादशेष है, खराब स्थान के स्वामी है। तो सूर्य की दशा अगर चल रही हो तो व्यतिपात एक्टिव हो जाता है। इस व्यक्ति की जन्म पत्रिका में जब जब सूर्य की दशा चलेगी तब तब व्यतिपात एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर सूर्य अपने सूर्य, स्थान से 12वें स्थान में है। मैं कह रहा हूं यहां पर जो व्यतिपात आया है वो सिंह हाँ राशि में आया है ना। हाँ तो बराबर, सिंह हाँ राशि के अधिपति सूर्य होते हैं। तो सूर्य। सूर्य की जब जब दशा चलेगी तब तब व्यतिपात एक्टिवेट होगा। उसमें भी अगर सूर्य खराब भावों में हुए तो उस व्यतिपात और ज्यादा दुष्कारी हो जाता है। पता चला कि व्यक्ति की डेथ हो गई, जानवर से ही डेथ हो गई। तो इस तरह से जी हाँ जी। व्यतिपात का प्रभाव हम देखते हैं। व्यतिपात के सूर्य स्पष्ट में आप 6 राशि जोड़ देंगे तो आपको परिवेश मिल जाता है। तो परिवेश जो आया है यहाँ पर वो 11वीं राशि में आया है। तो वंश वामन कला पर परिवेश यहाँ 6ठे भाव में आ गया है। तो परिवेश के बारे में उन्होंने लिखा है, परिवेशे जले भीरु जल रोगस्य बंधनम, यानी परिवेश से जल का भय होता है, जल के रोग हो जाते हैं। आजकल पानी से होने वाले रोग बहुत सारे हैं। हो सकता है पानी में डूब करके डेथ ही हो जाए व्यक्ति की, व्यक्ति गंगा स्नान करने गया और उस समय उस व्यक्ति की, क्योंकि परिवेश यहाँ पर जो है वो शनि के घर में है और शनि की कोई सूक्ष्म दशा चल रही हो, प्रत्यंतर इत्यादि चल रहा हो, तो पता चला गंगा जी में डुबकी लगाने के द्वारा ही गंगा जी में ही वो नीचे से ऊपर पहुंच गया, है ना। तो इस तरह से हम इनका प्रभाव देखते हैं। तो गुरुजी एक मैं, प्रश्न पूछूंगा इसमें, जैसे आपने बताया कि इसमें 5वीं राशि जो थी सूर्य की है, इसमें व्यतिपात के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो सूर्य है वो बैठा है चौथी राशि में जो कि चंद्रमा की राशि है। हम्म तो चंद्रमा, आपने जैसे बताया था कि सूर्य और चंद्रमा तो आपस में नैसर्गिक मित्र हैं, हम्म बाकी तो तात्कालिक मित्र, और वो करके गणना करके पता लगेगा। तो आप आगे इसमें, अगले अगले श्लोक में जब आएंगे तो उसमें हाँ पाराशर जी, जी ने इसके बारे में लिखा है कि सूर्येन्द्र लग्नवेश्वेषु वंशायुर ज्ञान नाशनम इति धूमादि दोषाणाम स्थिति ही पद्मासनोदिता। ये धूम आदि जो प्रकाशक ग्रह हैं, ये जब सूर्य से चंद्र से लग्न से युक्त हो जाएं तो वंश, आयु और ज्ञान का नाश कर देते हैं। माने अगर सूर्य से युक्त हो जाएं तो वंश नष्ट होता है। वंश से तात्पर्य है यहाँ पर कि संतान नहीं होती अथवा संतान विलंब से होती है। आप पूरा नेगेटिव मत सोचिए उस बारे में। संतान, कुछ हाँ कुछ जी, लोग ऐसे होते हैं जिनको 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष बाद संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्त भी हो हाँ जाए जी, तो रहती है ना। तो इस तरह से संतान संबंधित कष्ट मिलता है। अगर ये धूम आदि, धूम व्यतिपात परिवेश एक का संबंध हो तो अल्प प्रभाव मिलता है, ये भी लिखा गया है। अगर धूम व्यतिपात परिवेश और आगे इंद्रचाप और केतु हम पढ़ेंगे कल को दोनों के बारे में, उनका भी संबंध हाँ अगर जी। बन जाए सूर्य से तब स्थिति थोड़ी सी भयंकर हो जाती है। तो ठीक। वंश से संबंधित, संतान से संबंधित, इनका संबंध चंद्रमा से हो जाए तो आयु नाश होता है, चंद्रमा आयु हानि कर देते हैं। और इनका संबंध अगर लग्न से बन जाए, यहां से बन जाए, धूम का, व्यतिपात का, परिवेश का, उपकेतु का, तो ज्ञान का नाश होता है। व्यक्ति का जो ज्ञान है वो परहितकारी नहीं होता, आतंकवादी जैसा बन जाता है। आतंकवादी अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरे के मारण में करते हैं ना, तो अपने ही हाँ ज्ञान जी, का प्रयोग अनिष्ट कार्यों में व्यक्ति करने लगता है। तो कई सारे अर्थ हैं वो डिपेंड करता है अन्य अन्य ग्रह स्थिति पर। जातक के व्यक्तित्व को भी देखना चाहिए। मैं बार बार इस बात हाँ को जी, कहता हूं कि केवल जन्म पत्रिका पर आधारित फलित कभी नहीं करना चाहिए जब तक जातक आपके सामने ना हो। जातक की मनोदशा क्या है, जातक का रूप रंग व्यक्तित्व क्या है। मैं देहरादून में गया था तो मैंने वहां जाने के बाद में, मेरा अपना नियम है कि जब तक जातक मेरे सामने ना हो तब तक मैं उसका फलित नहीं करता। व्यक्ति की बॉडी की और जो ऊर्जा है, जो ऑरा है, वो भी बहुत कुछ बोलती है। अगर आपने साधना की है, आपने अपने इष्ट को साधा है, तो जन्म पत्रिका हाँ में जी। बहुत कम गणित करने मात्र से ही आपका जो इष्ट है वो बहुत कुछ बता देता है संबंधित जातक के बारे में, है ना। तो केवल फलित के ठीक है। कर में पढ़ने के लिए केवल गणित के सारे मत रही। हालांकि गणित हेल्प करता है, गणित मदद करता है, गणना जितनी स्पष्ट होगी फलित भी आपका उतना स्पष्ट होगा। लेकिन केवल गणित के सहारे अगर आप रहेंगे तो मात भी खा सकते हैं। इसलिए इष्ट की साधना भी बहुत आवश्यक है इस क्षेत्र में। ज्योतिष आध्यात्मिक विद्या है अपने आप में, है ना। तो इस तरह से, तो मैं बार बार
बार मैं कह रहा हूँ, जैसे मंगली का दोष का हम विचार कर लेते हैं कि भाई मंगल लग्न में हो, चौथे भाव में हो, सातवें भाव में हो, आठवें भाव में हो और 12वें भाव में हो। अगर ये ऐसी इन 5 भावों में मंगल बैठे हो तो उसको हम मंगली कहते हैं। जो बाकी लोग हैं, नए लोग हैं, वो समझ लीजिए, यहाँ लग्न में, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना, एक पहले भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव, 12वें भाव में अगर मंगल बैठ जाए तो मंगली होता है। अब खाली यहीं पर मंगल बैठने मात्र से ही आप उसको डरा नहीं देंगे क्योंकि ये तो भाई 5 भाव हैं, 12 ही तो भाव है जन्म पत्रिका में, और 12 का 5 आप निकालिए, कितना परसेंट हो गया ब्याज जी, कितना परसेंट हो गया मोर देन 60, लगभग है? मोर देन 60। कैसे? 7 में से 3.5 तो 50% हुए हैं ना। मोर देन 60 कैसे हो गया? 12 में से 5 ही तो भाव हैं। 40% के आसपास होगा गुरुजी। 12 अरे चौक 48, लगभग 40। बताइए, अब आप लोग परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे, गणना कैसे नहीं, करेंगे बाकी ग्रहों की? कम होगा। और 5 मैं तो 7 समझा, इसलिए हाँ 5 में ही दोष लगता है। हाँ, 5, 12 में से 5 भाव हुए तो कुल कितने प्रतिशत भाव हुए? 20, 50, 100, 12, लगभग 40। 12 चौक 48, नहीं ज्यादा। कोई ऐसा धुरंधर है जो परसेंटेज निकाल के ये बता सके 2 अंकों तक? क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई? रुकिए रुकिए, निकाल देते हैं। 41.6%। हाँ, तो 41% लोग जो है मंगली होते हैं। तो मंगली लोगों, उनका दाम्पत्य जीवन खराब थोड़ी हो जाता होगा कि खाली आपने लगन में मंगल देखा और बता दिया मंगली है, तेरा तो जीवन खराब हो जाएगा। आप लोग शास्त्रोचित ज्योतिष को सीख रहे हैं, ग्रंथकार लोगों, ऋषियों के ऋषि प्रोक्त जो श्लोक है उनको पढ़ करके आप ज्योतिष सीख रहे हैं। ज्योतिषी का काम होता है व्यक्ति के मन में से भय को निकालना और उसके मनोमस्तिष्क में सद्वृत्तियों को पैदा करने की प्रेरणा देना, ताकि व्यक्ति जीवन को पूरे उत्साह के साथ अपने धर्म में, कर्म में, मोक्ष में, अर्थ प्राप्ति के साधन में लग सके। ज्योतिषी का काम भय दोहन करना नहीं होता। भय से ग्रस्त व्यक्ति ही तो हमारे पास आता है, उसको, हमको, आपको उसके मनोभावों को आश्रय देना है, उसके उत्साह को बढ़ाना है, मनोबल को बढ़ाना है ना। तो प्रमाद बस वो कोई ऐसा कर्म कर गया है जिसके कारण उसको ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, आप उसको ढांढस बंधा करके देना है, उसको बताना है कि आने वाले कितने समय के बाद अनुकूल दशाएं आ रही हैं, अपने को तैयार करिए, जो हुआ सो हुआ, आगे के जीवन को ठीक करिए, है ना। तो ये जो सब चीजें निकाल रहे हैं, धूम आदि स्पष्ट जो निकाल रहे हैं, वो सिर्फ इतना बताने के लिए होना चाहिए कि आपके जीवन में ये परिस्थितियां आएंगी भाई, थोड़ा सा विशेष रूप से आप अग्नि से सावधान रहना। अगर आप जंगल में काम करते हैं तो भाई जानवरों से सावधान रहना, है ना, चोट लगने की, पीड़ा होने का आपका योग बनता है। इस दौरान कहीं किसी विशेष ऐसी जगह पर जा रहा है व्यक्ति की जहाँ पानी के बीच में काम करना है, परिवेश एक्टिवेट हो रहा है वहां पर, उसको समझा दीजिए आप कि भाई जल से दुर्घटना होने का आपका योग बन रहा है, जल से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, विशेष सावधानी बरतें। आप परिवेश जिस राशि में बैठा हुआ है तो संबंधित ग्रह का दान उसको बताया जाए। संबंधित ग्रह अधिपति जो है, जैसे शनि के घर में है तो शनि चूंकि रोग घाव के भी स्वामी है यहाँ पर, है ना, तो थोड़ा सा शनि से संबंधित चीजों का दान उसको बताया जाए। जब बताया जाए तो ये जो असल में क्या है, ये जो अप्रकाशक उपग्रह हैं ये हमारी मनोवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। कर्म बाद में होता है, शरीर से कर्म हम बाद में करते हैं, पहले मानसिक संकल्प पैदा होता है हमारे मन में। तो मानसिक संकल्प को उपजाने की ये अंतः प्रेरणा देते हैं ये जो उपग्रह, हमारे 9 उपग्रह हैं। तो व्यक्ति की उसी मनोवृत्ति को यदि वहीं शांत कर दिया जाए तो व्यक्ति अपना आगे का जो भावी जो उसका जीवन है उसको ठीक कर लेता है व्यक्ति। गुरु का, आचार्य का यही काम होता है कि अगर कोई गलत प्रवृत्ति पैदा हो रही है व्यक्ति के मन में, दुष्ट प्रवृत्ति पैदा हो रही है, तो उसको वहीं शांत कर दिया जाए, उसको दान उपायों से अथवा काउंसलिंग करके, बातचीत के माध्यम से। तो यही ज्योतिष हमारा है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः सर्वेभ्यो।